नमस्कार, टीवी 100 की टीम आप पहुंची है खटीमा। मैं हूं राहुल वर्मा। खटीमा देश के वीरों के जवान की भूमि, आंदोलनकारियों की भूमि और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी विधानसभा से चुनकर आते हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश के उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर पिछले 2017 में चुनाव हुआ और आगामी 2022 के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर चुनाव होना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में सबसे ज्यादा जवाबदेही जिम्मेवारी बीजेपी के लोगों की बनती है। तो बीजेपी के नेता राजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, पिछले 5 सालों में जो बीजेपी का एजेंडा था, जो आपने संकल्प पत्र का नाम दिया था, कितना काम प्रदेश के लिए हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो चुनावी घोषणा पत्र दिया था, जो हमारा संकल्प पत्र था, उसमें जितनी भी घोषणाएं की थी उसको लगभग 100% पूरा कर दिया गया है। तो फिर हम उससे आगे का विजन बना रहे हैं कि जो चीजें रहती हैं, जो भविष्य में जिन चीजों की जरूरत है, हमारा मुख्यमंत्री और हमारा प्रदेश, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। सर, आप कहते हैं 100% पूरा हो गया। सर, अपोजिशन कहती है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं बड़े भारी मुद्दे हैं, जिससे आम आदमी का सीधा सरोकार है। उन मुद्दों को लेकर सरकार आगे क्या रणनीति बना रही है ताकि जो पलायन और बेरोजगारी जो उत्तराखंड की बेसिक मुद्दे हैं उसका समाधान निकल पाए? देखिए, पलायन जो बेसिकली मुद्दा उत्तराखंड का है, उस पर बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि उस पलायन को रोका जाए और लोगों को स्वरोजगार से वहीं पर जोड़ा जाए। अभी देखिए, अभी हमारी सरकार ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 24,000 नियुक्तियों के आदेश दिए हैं। उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और रोज नए विभागों की नई नियुक्तियां निकल रही हैं और इस पर हमारा प्रयास है कि जो पलायन है पहाड़ का, उसको रोका जाए और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और आप देखेंगे उसका रिजल्ट आने शुरू हो गए और भविष्य में आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, तो बीजेपी कहती है कि उनकी पूरी प्लानिंग है कि जो जहां है उसको वहां रोजगार मिले, लेकिन जिस तरह के मुद्दे रहे हैं, तमाम अपोजिशन जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर रही, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत लंबा चला। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हैं इस प्रदेश में। जो बातें निकल के आ रही है, सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, उनका जो एजेंडा, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, उसको 100% पूरा कर लिया है। अब जो रोजगार जैसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं, वो एक सशक्त प्रक्रिया है जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में उसका समाधान भी करेंगे। कैसे देखते हैं फिर? देखिए, सबसे पहले जब ये सरकार बनी थी आज से 5 साल पहले, तो इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की थी कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप देखिए कि इन 5 सालों के अंदर इन्होंने 3 मुख्यमंत्री इस जनता को, यहाँ की जनता को देने का काम किया है, जिससे ये साबित होता है इनकी सरकार जो सही नहीं चल रही है। जब मुख्यमंत्री बदलने की बात करते हैं तो आपके राज्यों में भी, पंजाब में भी आपने मुख्यमंत्री बदले, निश्चित तौर पर वो एक पार्टी का लगता नहीं कि उनका अपना एक व्यक्तिगत राय होनी चाहिए मुख्यमंत्री कौन बने? नहीं, मुख्यमंत्री कौन बने ये व्यक्तिगत राय तो होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे ना कि इस प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री दिए गए हैं। एक मुख्यमंत्री हटा के फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद फिर तीसरा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर समय अभी और होता, आचार संहिता नहीं लगती, तो ये भी बदल देते। तो यानी समय होता तो मुख्यमंत्री बदलते। क्या सब लोग भी ऐसा मानते हैं? क्या मुख्यमंत्री बदलने का प्रभाव पड़ा प्रदेश पे? जो लगातार मुख्यमंत्री 3 बदले गए, क्या जो विकास की प्रक्रिया थी वो दिक्कत हुई क्या उसमें? बिल्कुल जरूर हुई। 3 मुख्यमंत्री बनेंगे तो 3 को रिटायर होने के बाद तनख्वाह कौन देगी? यही पब्लिक तो देगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? बीजेपी कहते हैं यूथ मुख्यमंत्री दिया है जो दिन रात मेहनत कर रहा प्रदेश के विकास। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि 3 मुख्यमंत्री बदले, यूथ हो चाहे बुजुर्ग हो, भाई बात तो एक ही है। तनख्वाह वो भी लेंगे, तनख्वाह वो भी लेंगे। अगर एक ही मुख्यमंत्री होता तो क्या जनता पे लोड नहीं कम पड़ता? यानी साफ तौर पर अपोजिशन कहता है कि लोड पड़ता। 20-21 साल हो गए उत्तराखंड गठन के। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, 10-10 साल लगभग दोनों पार्टियों ने राज किया है प्रदेश के विकास के। इस बार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली मॉडल, 300 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दे लेकर अरविंद केजरीवाल जब भी आ रहे हैं एक गारंटी देके जा रहे हैं। उस गारंटी का कितना असर प्रदेश में होता दिख रहा है? देखिए, आज 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए। पहली बार आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए आई हुई है। आज तक केवल घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के नाम पर भाजपा और कांग्रेस ने इस प्रदेश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को और बेरोजगारों को छलने का काम किया है। अगर हम गारंटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा फार्मूला है दिल्ली में हम 3री बार सरकार बना चुके हैं। दिल्ली का फॉर्मूला है, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्र बनाम दिल्ली से कंपेयर कर उन मुद्दों को पहाड़ में चला पाएंगे क्या आप? देखिए सर, अगर रेवेन्यू की अगर आप बात करते हैं तो दिल्ली में सोर्स ऑफ रेवेन्यू उत्तराखंड से कम है। इस बात को आप मानेंगे, क्योंकि वहाँ बिजली हम खरीद के फ्री दे रहे हैं। पानी जब उत्तराखंड से जा रहा है तब जाके हम वहाँ उसे फिल्टर करने के बाद लोगों को दे पा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में तो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है सब कुछ, हम उसी को यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे। चलिए, आप कितना पहुँचा पाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन लगातार आप जिस तरह से लगे हैं, कुछ लोग और हमारे साथ बीजेपी के हैं, उनसे जानेंगे। सर, जो तमाम अपोजिशन है, आप
लगातार उपलब्धियां भारत सरकार की प्रदेश स्तर की जो काम किए हैं आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कह रहा है कि जो आप कामयाबी बता रहे हैं वो नाकामी है, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे पाए, आप महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनाव आते ही आपने अब जाकर थोड़ी राहत देने की कोशिश की है जनता को। देखिए, आने वाला चुनाव जो इस प्रदेश में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विकास के नाम पे लड़ने वाली है। जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो सरकार ने जो विकास किया, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। जनता हमारी बातों से सहमत भी है, क्योंकि ये खटीमा विधानसभा माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की विधानसभा है और आज की तारीख में इस खटीमा में रहने वाला हर व्यक्ति या प्रदेश का जो भी इस उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति है, वो इस बात से सहमत है कि वाकई में इस प्रदेश में विकास की गति जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में अपना ये प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बनेगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस प्रदेश को देश का ऐसा अग्रिम प्रदेश बनाएंगे कि ये पूरे देश में एक मॉडल प्रदेश होगा। चलिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉडल प्रदेश बनाएंगे। सर, 3 मुख्यमंत्री को लेकर लगातार विरोधी जो है निशाना साधते रहते हैं। क्या सच में जो मैनिफेस्टो था, जो संकल्प पत्र था, वो प्रभावित हुआ मुख्यमंत्री बदलने से? देखिए, पहली बात तो जो हम पे मुख्यमंत्री बदलने का आरोप लगा रहे हैं, वो खुद है पंजाब राज्य में 2 मुख्यमंत्री और इससे पूर्व की सरकार में हरीश रावत और विजय बहुगुणा जी को रिप्लेस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलना भ्रष्टाचार के आरोप में ये बड़ा संगीन मामला होता है। जो हरीश रावत जो विजय बहुगुणा बदले गए कांग्रेस सरकार में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे केदारनाथ आपदा में। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बदले गए, भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। विधायकों की आम राय मशवरा हुआ और लगा कि एक नया चीज़ें आनी चाहिए, तो नए मुख्यमंत्री है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी विजन में चलने वाली पार्टी, विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारी विचारधारा यह है कि इस राज्य के निर्माण में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान था, तो आज उसको हमने पहले भी विशेष राज्य का दर्जा दिया था और उत्तराखंड हमारी विचारधारा की आधारित जो लड़ाई है उसमें अग्रणी है, तो इससे कोई प्रभावित नहीं। विचारधारा के अग्रणी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। 2007 से 2012 की बात करें तब भी खंडूरी और निशंक जी मुख्यमंत्री रहे। 2012 से 17 की बात करें तो हरीश रावत, विजय बहुगुणा रहे। अब 17 से 22 के बीच में 3 मुख्यमंत्री, तो प्रदेश के लिए कुछ नया नहीं है कि जो बीजेपी ने किया है, क्योंकि सत्ता में कोई भी रहा हो, कहीं ना कहीं विधायकों की सहमति के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। अब वो परिवर्तन जनता के लिए कितना कारगर हुआ है ये जनता तय करेगी। जो लगातार चीजें हुई हैं प्रदेश में, क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं अब जो 2022 में ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं और यहाँ पे किसान लोग भी बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन को खालिस्तानी बोलते थे, पाकिस्तानी बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, ये मोदी जी ने किसान आंदोलन की वापसी ली, 4 बिल वापस हुए, आज ये आंदोलन आप कह रहे हैं सही है? पहले यही लोग भारतीय जनता पार्टी के दोस्त लोग, मित्र लोग कहते थे कि आंदोलन गलत है, खालिस्तानी लोग हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं आज ये आंदोलन कैसे सही हो गया? नहीं, लेकिन जो गतिविधियां रही किसान आंदोलन को लेकर, अलग अलग बाजी हो सकती है, अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जो देश ने देखी, चाहे 26 जनवरी की तस्वीरें हो या इस तरह की जो तस्वीरें थी, कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में लगता नहीं कि किसान आंदोलन जिस मोटिव के साथ हुआ था, जो नेता शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, कुछ गतिविधियां ऐसी रही जिसको लेकर सवाल उठे। देखिए, जब इतने बड़ा देश में आंदोलन जब चलते हैं तो उसमें हर आदमी सहयोग करता है। उसमें असामाजिक तत्व भी बीच में आ गए होंगे जिसने आंदोलन भड़काने का कार्य कर रहा हो, क्या पता उसमें किसान आंदोलन को एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार ने अभी उसको रद्द भी कर दिया और जो अब कमेटी भी गठित कर दी है भारत। क्या मुद्दे प्रदेश के लिहाज से मानते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे? 3 अगर मुद्दों की बात करें महत्वपूर्ण होगा चुनाव में। आज प्रदेश चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। आज आप क्या कहते हैं, 2022 का चुनाव के रण में है। आज आपने देखा कि किसान आंदोलन प्रदेश में और राष्ट्रीय लेवल में चल रहा है और किसान बाहुल्य इलाका है कुमाऊं, आपने तीन कृषि कानून रद्द करने पड़े आपको। ये 1 साल पहले आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये आंदोलन रद्द होने चाहिए थे। ये चुनावी दहलीज पे खड़े हैं तब आपको ये समझ में आया कि आंदोलन रद्द होना चाहिए। पर इनका ये कहना है कि किसान आंदोलन बहुत लंबा चला और उसको लेकर सर क्या मुद्दे अगर देखें, कितना प्रभाव किसान आंदोलन जो हुआ, क्योंकि ये पूरा बेल्ट किसान बहुल क्षेत्रों में है, ऐसे में अब सरकार ने जो फैसला उनके हित में लिया, एक तरह से उनकी बात मानी है, अब क्या देखते हैं, क्या ये मुद्दा रहा? अब देखिए, मुद्दा तो है। 1 साल आंदोलन चला, 700 लोग शहीद हुए। आप टीवी पे आके माफी मांग लेते हैं उन जो शहीद हुए हैं वहां पे, और किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पुत्र को खोया। क्या अब माफी और जो कानून वापसी है उसकी भरपाई कर सकता है क्या? बिल्कुल। चलिए, आंदोलन क्योंकि किसानों का आंदोलन था, सरकार से लड़ाई थी,
अपोजिशन को कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने हमेशा अलग रखा। हालांकि जरूर कुछ जो अपोजिशन के नेता थे वो लगातार किसान समर्थन में खड़े रहे हैं। सर, सरकार के साथ लड़ाई थी किसानों की, अपनी मांगे थी, उनका कहना था कि तीनों कृषि कानून उनके हित में नहीं है। उसको आप लोगों ने लगातार समर्थन जरूर किया, लेकिन किसान नेताओं ने हमेशा दूरी बनाने की कोशिश की अपोजिशन से। अब ऐसे में क्या इसका श्रेय अपोजिशन को लेना ठीक है कि उनकी वजह से जो है सरकार बैकफुट पे गई? जी, सरकार का बैकफुट पे आना क्या, किसान जब इतनी मतलब लोगों के साथ इतनी आहत पहुंची है, आज मतलब 700 लोग हुए, तब उन्होंने उसको लिया। आज चुनाव, जैसे भाई ने कहा कि चुनाव नजदीक है, उस पर पहल करने का आज वो उसको लेके बैठे हैं। आज इस पर घोर निंदा करने की, अगर पहले इस चीज को लेते तो आज हमारा किसान इतना आहत नहीं होता। चलिए, निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन चला और दिल्ली की जो सिंधु बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, हमने देखा कि चाहे कोई भी मौसम हो किसान डटे रहे। किसानों का यह कहना था कि बिल उनके लिए, अगर बिल उनको ही नहीं समझ में आ रही तो इस बिल का क्या काम। सरकार ने भी माना और जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए और इस बिल को हम वापस लेते हैं, और सरकार ने किया भी। जो सेशन हुआ उसमें उस बिल को वापस ले लिया गया। सर, अब लगातार जिस तरह से घेरने की कोशिश सरकार को होती रही विपक्ष दलों का, किसान आंदोलन के साथ साथ जो मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर आप हमलावर हमेशा रही है कांग्रेस या फिर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, क्या उसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, या फिर सरकार जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने उनको आगे लाया है और लगातार जिस तरह से जनपदों का दौरा कर रहा है, क्या लगता है कि विपक्ष जितना डैमेज करना चाहती थी क्या वो कर पाएगी? अब विपक्ष पूरी तरीके से डैमेज कर रही है। अभी तक अगर सबसे बड़े बेसिक मुद्दे अगर उत्तराखंड के माने जाएं तो यहाँ बेरोजगारी इस वक्त बिल्कुल चरम पे है, और सबसे बड़ी है महंगाई का हालत ये है आज कि आज आम आदमी सिलेंडर नहीं खरीद सकता। खाने का तेल 200 रुपए लीटर हो गया। ये देखिए ना, ये महंगाई कहाँ पहुंचा दी इन्होंने। सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई ना सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि देश के लिहाज से भी कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। लेकिन उन मुद्दों के बीच चाहे भारत सरकार हो या फिर प्रदेश की तमाम सरकारें, वो कह रही है कि जनहित को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है और जो तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं उसको लेकर सरकार ये कहती है कि महंगाई पर उनकी नजर जरूर है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को किस तरह से मुद्दा ना बने महंगाई, उसको लेकर अब सरकार किस तरह से अपने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए अब लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो 2014 से कंपेयर कर रही है अपोजिशन, जब केंद्र में उनकी सरकार हुआ करती थी। उत्तराखंड में 2017 से कंपेयर वो करते हैं कि चीजों के दाम बढ़े हैं। किस तरह से सरकार उस पर सोचती है? भाई साहब देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग बैठे हैं। सब लोगों ने अभी कई मुद्दे उठाए, पहले मैं जरा उन पर आपकी प्रकाश डाल दूं कि अभी भाई साहब ने एक चीज कही कि हम लोगों ने 3 मुख्यमंत्री बदले। हमारे भाई अमित पांडे जी ने बताया कि इससे पहले कांग्रेस ने भी बदले। ये एक सिस्टम है, और किसी भी चीज में, चाहे वो संस्था हो, परिवार हो, कोई इंडस्ट्री हो, किसी भी चीज में किसी पद पे चेंज करना, उससे उस संस्था की इस पे उंगली नहीं उठती कि वो संस्था या वो पार्टी गलत है। उसका हेड बदलना कार्य के लिए है कि हम कार्य इस देश में करना चाहते थे, इसलिए हमने उसमें परिवर्तन करा कि हमें लगा, हमारे बड़ों को लगा कि भाई ये हमारे देश के लिए अच्छे स्पष्ट कार्य कर सकते हैं, तो चेंज किया गया। वो निश्चित तौर पर एक पार्टी का जी, मैं आपको सब चीजें, अभी एक बहन जी ने एक बात उठाई कि हम लोग उनकी तनख्वाहें कहाँ से देंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्या वो अपने पार्टी स्तर पे इस चीज को उठा पाती हैं। आज तक मैं मानता हूं कि जो जनहित में काम कर रहा है, सर, मैंने पहले ही कह दिया, ये कोई भी दल हो, कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री मतलब मैंने कह दिया। नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जिस वक्त उनकी पार्टी स्तर की अगर मीटिंग हो तो वो उसमें ये उठाएं कि उनका जो नेता होगा वो इस चीज के लिए ऐलान करे कि मैं गवर्नमेंट से कभी भी तनख्वाह नहीं लूंगा। और दूसरी चीज किसान आंदोलन की बात, भाई साहब एक एक करके आएंगे उनकी बात रखने दिए। आ रहे हैं, मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ, इनको अपनी बात रखने दिए। इतने बड़ा महामारी भाई, इतने बड़ा महामारी आई भाई देखिए, ऐसा है ना भाई साहब कि हम और आप भले ही आज अलग अलग पार्टी के पर एक ही देश के निवासी हैं। अगर इस तरीके से अगर हल्ला करना होता तो आप बोल रहे मैं भी हल्ला कर सकता था, पर ये हमारे अपने और हमारी पार्टी के नियमों पे नहीं है। हम कभी इस तरीके से हम दूसरे की बात को सुनते हैं और बात का जवाब देते हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है बात सुनने की तो आप शांत बैठिए ना, सुनिए। तो बिल्कुल सर, एक चीज बताइए, तमाम जो विकास के दावे सरकार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की, एनएच का काम को लेकर तमाम उपलब्धियों के बीच, क्या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है
आपको लगता है कि चुनाव में वो मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावी होंगे या फिर सरकार जो बातें कह रही है वो बातें धरातल पर उतरेगी? कोई नहीं है, भारत माता की जय। जो मोदी जी के उसमें चल रहा है सरकार अपना बीजेपी का, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि अपने राम मंदिर देखिए, इतना विवाद था, इतना लोग भड़काते थे कि क्या हो जाएगा। जैसे देश विदेश का बड़े बड़े सर, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सब कहता था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा देश, सारे विपक्ष लोगों को मार दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। आज मोदी जी चला भी रहे हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, पूरे जनता उनके साथ में है। यानी कहना है, इनका साफ कहना है कि जनता इनके साथ है। कह रहे हैं जनता इनके साथ है। अगर जनता इनके साथ है, तमाम जो योजनाएं गिनाती है बीजेपी, केंद्र की मोदी सरकार और तमाम प्रदेश की जो उपलब्धियां, जनता इनके साथ है। कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, जो उम्मीदें जनता को थी उस पर हम काम कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है फिर आप लोगों को? अरे कौन सा काम कर दिया ये तो बता दें। काम कर दिया, जनता हमारे साथ है। कहाँ साथ है, किसके साथ है? ये भाजपा जो सरकार है उत्तराखंड में, ये दलित विरोधी सरकार है और खनन प्रेमी सरकार है। खनन के मामले में तो आज इनके कैबिनेट वन मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी ने भी कह दिया कि हाँ, मेरे क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से खनन हो रहा था। खनन उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जो तमाम ऐसी चीजें रही हैं उत्तराखंड के लिहाज से, बीजेपी कहती है कि कोविड काल जैसे संकट काल में 80 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त अनाज दिया, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए का उन्होंने कराया, जो उपलब्धि के तौर पे वो गिनाते हैं लगातार। सब्सिडी पे लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो योजनाएं चल रही है वो ना किसी धर्म को देख रही है, ना किसी जाति को देख रही है, सबको मिल रहा है। दिक्कतें हम अपोजिशन के तौर पर अगर देखें सर, जो मुद्दे उठ रहे हैं लगातार विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, जनता आखिर क्या सोच रही है, क्या समझ रही है? सबसे पहले तो शहीदों की भूमि में आप लोगों का स्वागत है। उसके बाद तो मैं ये कहूंगा, ये जुमलेबाजी सरकार, ये कोविड में कहाँ थे? कहीं दिख नहीं रहे थे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहे थे। इन लोगों ने क्या किया आपको मैं बताऊं, ये भ्रष्टाचार कह रहे हैं। ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये बनाई गई थी और ये बिल्डिंग का लिंटर टूट गया था। ये भ्रष्टाचार खोज रहे। अरे इनके तो सब ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस हमेशा सही रही है, हमेशा गरीबों के साथ रही है। महंगाई का मुद्दा, उज्ज्वला, इन्होंने जो सिलेंडर दिया, जब हमारी सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था तो ये लोग निकल कर सड़कों पे करते थे। बहुत सारे मुद्दे हैं। अपोजिशन लगातार महंगाई जैसे मुद्दों को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, जबकि विपक्ष सरकार कहती है कि वो तमाम योजनाएं जो उन्होंने देश की जनता से जो वादे किए थे, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। 2022 का रन कैसा होगा और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, और तमाम हमलावर हुए विपक्ष लोगों की जो समस्याएं राज्यपाल जी उठ के आई कि सरकार की जो उपलब्धियां जो सरकार गिना रही है, उन उपलब्धियों के बीच लोगों को सिलेंडर महंगा लेना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत सरकार ने जरूर दी, लेकिन अब भी उनका कहना है कि ये महंगे हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, जनता को कैसे समझा पाएगी सरकार कि उनकी जो योजनाएं, जो उनके लिए जो प्लानिंग है, वो आगे आने वाले दिनों में आप कर पाएंगे? देखिए, इनको पेट्रोल डीजल तो महंगा दिखता है, लेकिन 2014 से पहले की सड़कें नहीं दिखती थी कि खटीमा से रुद्रपुर जाने में कितना समय लगता था, रुद्रपुर से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था, खटीमा से देहरादून जाने में कितना समय लगता था, वो नहीं दिखता। आज पेट्रोल डीजल तो महंगा दिख रहा है इनको। और ये बात कर रहे हैं, अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला राजा थे, इनके हरीश रावत जी को गाजीपुर बॉर्डर से भगा दिया गया था। इनका कोई योगदान नहीं है किसानों के प्रति। हमने 5 साल काम किया किसानों के लिए, हमारे पास एक चीज है, हम बता सकते हैं। हम गन्ने का भुगतान 1 महीने के अंदर करते हैं। हमने चीनी मिल बंद थी, उसको फिर चला दिया। इनके समय में जितनी चीनी मिली बंद हुई, एक नहीं चली। आप बात करते हैं, हमने धान का भुगतान किया, हमने रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीद की, हमने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद की। और ये बातें करते हैं, इनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं। ये कह रहे मुख्यमंत्री बदले, हमारी सरकार ने जितने मुख्यमंत्री बदले सभी पार्टी में है। इनके मुख्यमंत्री बदले, अभी लेटेस्ट कैप्टन रविंदर सिंह को बदला, वो पार्टी छोड़ के भाग गए। यानी साफ तौर पे देखिए, विपक्ष एक को जवाब देते हुए जो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर हैं, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते आप देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो सड़कों का हाल था, जो विकास के काम हुए, वो आपको दिख क्यों नहीं रहा? सर, सब कुछ दिख रहा है। आज आप देखिए, कहते हैं विकास कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि कोविड में अपना जो इंजेक्शन लगवाए, ये लगवाए, वो लगवाए, फ्री में लगाए, अग्री। उसी का पैसा तो हमसे वसूला जा रहा है पब्लिक से। आपने तेल का दाम देखिए, आप पेट्रोल का दाम देखिए, आप खाद्य तेल का दाम देखिए, आप सिलेंडर का दाम देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है।
and they have taken the money back from us in the room of these expenses. महंगाई चरम सीमा पे ही कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ी है कह रहे हैं कि देखिए सरकार के अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं, पूरा विपक्ष अपने हिसाब से हमलावर है। किस तरह से देखती है प्रदेश की जनता इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में? मैं अभी किसान आयोग के हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। आज किसानों को यहाँ पर यूरिया नहीं मिल रही है, एमपी नहीं मिल रही है और बड़ी परेशानियों से लाइन में लग लग के परेशान है लोग। और लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की, हरियाणा की और अन्य बॉर्डरों की। आप अपने उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि आज उत्तराखंड में डेबिट चल रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें बड़ी खुशी हुई खटिया में कैंटीन खुली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ। और आज दोनों कैंटीनों में सामान नहीं है। कभी यहाँ से एक्समैन खटीमा बनमसा जा रहे हैं और कभी बनमसा से खटीमा आ रहे हैं। ये राउंड चल रहा है एक्समैनों का। एक्सा आर्मी के लोग इतने परेशान हैं। आज बहुत बढ़िया काम किया धामी जी ने। आपका एक सवाल है, सीधा जवाब लेंगे। सीधा आपने एक सवाल उठाया कि उन्होंने कहा कैंटीन खुले, सामानों की दिक्कतें हैं, उसको लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग? देखिए, ये लोग ही कहते थे कि कैंटीन कहाँ से खुलेगी, कहाँ से धामी जी कैंटीन खुलवा लेंगे, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। आज सपना पूरा हो गया, ये कैंटीन खुल गई। इनके पास ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये हमसे बहस करने के लिए बैठे। ये यहाँ पर सोचना छोड़ते हैं, वहां से हम सोच शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी साफ तौर पर देखिए, आप तमाम चीजें सुन रहे हैं कि किस तरह से हमला भरा पूरा विपक्ष है। किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, विपक्ष का काम है खाली हल्ला करना। उन्होंने कभी 50-60 सालों में क्या करके दिखाया इस खटीमा के लिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे खटीमा क्षेत्र से यहाँ से विधायक भी है और आज की डेट में मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उन्होंने जो इस खटीमा के लिए किया है, आज तक किसी ने इतने साल हो गए, यहाँ पर 50 साल तक इन्होंने राज किया। यहाँ पर क्या किया खटीमा के लिए? मैं कैंटीन का मुद्दा भी बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि सामान जितनी क्वांटिटी आएगी, अभी जब तक हमारे यहाँ पर फुल फ्लैश कैंटीन खुल जाएगी तो ऑटोमेटिक सामान मिलेगा। दूसरा जो है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं है। वहाँ डिमांड जा रही है, डिमांड के मुताबिक सामान आएगा, सबको मिलेगा सामान। ये लोग एक तरफ से जो आरोप लग रहा है उस पे उनका कहना आरोप जो है उन पे उनका कहना है कि किस तरह से। सर, लगातार आप सुन रहे हैं, सरकार अपनी तमाम उपलब्धियों को बताकर जनता के बीच जा रही है। उनको भरोसा है कि जनता फिर मौका देगी। किस तरह से देखते हैं इस पूरे जो वादे हैं, और जनता जब वोट करने जाएगी तो क्या मुद्दे उनके जहन में होंगे? देखिए, उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्षों से मिला। 42 लोगों ने इसमें शहादत दी, जिसमें 2 महिलाएं हंसामत धने और बेलमती चौहान भी थी। महिलाओं की शहादत, पुरुषों की शहादत, नौजवानों की शहादत। हिंदुस्तान की आज़ादी में उत्तराखंड से 28 लोगों ने शहादत दी थी और उत्तराखंड राज्य के लिए 42 लोगों ने शहादत दी थी। आज जो मुद्दे होने चाहिए, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था कि हम यहाँ का पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों का हित बढ़ाएंगे, दुगनी आय करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी अभी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने कहा था धामी जी बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन से भी ज्यादा बैटिंग करते हैं। तो क्या कारण था कि जब धाकड़ बल्लेबाज को क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो ओपनिंग में लाया जाता है? जब उनको 4.5 साल तक नहीं लाया गया, 5 महीने में उनको लाया गया। लेकिन जो मुद्दे हैं यहाँ पर, हिटर के तौर पे काम कर रहे हैं, लग रहा है हिटर के तौर पे काम कर रहे हैं क्या? कहीं डैमेज लग रहा है आपको क्या उनके? हिटर कभी हिट विकेट भी आउट हो जाता है। ये क्रिकेट की भाषा में बता रहा हूँ आपको। साफ तौर पर, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार जिस तरह से वो प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनको गति देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपोजिशन को भी लगता है कि बजट है नहीं, पैसा है नहीं, जो तमाम योजनाएं वो धरातल पर आएंगी कैसे? जबकि सरकार का अपना तर्क है कि सरकार अगर कोई काम कर रही है तो उसको उस अंजाम तक पहुंचाएगी और वो पूरा करेंगे। सर, आपने सुना जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद जनता के लिहाज से कौन सा चीजें ऐसी हैं जो रह गई 2017 से 22 के बीच में, जो होनी चाहिए थी, हो नहीं पाई? 2022 से उम्मीद है उनको। बिल्कुल, पहले मुद्दे पे आऊंगा। पहला मुद्दा राज्यपाल जी ने कहा था कि रोजगार का, कि हमने जो है 22,000 24,000 जो है रोजगार निकालने की बात की है, और हमने पूर्ण अपने मुद्दों पे हम जो है साबित खरा उतर रहे हैं और जो है रोजगार रोज विज्ञप्तियां निकल रही हैं। मैं कह रहा हूँ, हाँ, 3 रोजगार तो आपने दिए हैं। पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिए, फिर तीरथ सिंह जी को दिए, और उसके बाद माननीय धामी जी को आपने रोजगार दिया। उसके बाद आप मुक्त विश्वविद्यालय में पोस्टें जो है आपकी किस विभाग से निकलती हैं, ये आपके सचिवालय को, आपके मुख्यमंत्री जी को, आपके मंत्री जी को भी पता नहीं होता, 59 लोगों की नियुक्ति हो जाती है।
2 लोगों को जो है देहरादून के मेयर के भांजे को और बेटे को जो है आपको जो है नगर पालिका वहाँ जो है आप जॉब देते हैं। ये तो आपके रोजगार रहे जो आपने निकाले हैं। ये 24,000 रोजगार ठीक वैसे हैं जैसे चुनाव से पहले 15 लाख लोगों के खाते में आ रहे थे, ठीक वैसा ही जो है रोजगार का मुद्दा है। रोजगार को लेकर हमला, रोजगार को लेकर एक हमला, एक मिनट जल्दी। जी, दूसरा था भ्रष्टाचार का। विजय बहुगुणा पे आरोप लगे भ्रष्टाचार से, हमने हटाया और नया मुख्यमंत्री दिया, लेकिन आपने तो भ्रष्टाचारियों को ले लिया। उसके बाद यदि व्यक्तिगत आरोपों से बचे सर, एक बेसिक बात करें, व्यक्तिगत आरोपों से नाम लिए बिना व्यक्तिगत आरोपों से नहीं सर, ये तो सार्वजनिक है, नाम इसमें मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। उसके बाद भी आप जो है भ्रष्टाचारी को आप अगर कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे तो आप अपने अंदर ले क्यों रहे? या तो आपके यहाँ कोई ऐसा गंगा जल रखा है कि आपके यहाँ आते ही जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, उसको जो है एक अच्छा लिबास, अच्छा बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब नेता जब तक उस दल में रहते हैं उस दल से भी आवाज नहीं उठती, जब दल बदलते हैं तो निश्चित तौर पर ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। सर, बेरोजगारी एक मुद्दा उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि जब गठन हुआ 2000 में तो पहाड़ का जो दूर दराज के जो लोग हैं, एक कल्पना थी कि उन तक विकास की जो लहर है वो वहां तक पहुंचे। क्या लगता है कि 2017 से 22 की जो सरकार चल रही है वर्तमान में, उस दिशा में पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर पाई पिछले 5 साल? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज ये कांग्रेस कह रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में। आज ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने तक की सीमित है, उसी बात को करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 50 वर्षों से ऊपर इनकी सरकार रही है और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो मैं ये कहता हूँ उस नारे के साथ गरीबी लगातार बढ़ते रही। वो नारा कहाँ गया इनका? उन्होंने गरीबी हटाने के लिए इस 50 सालों में क्या काम किए? और दूसरा बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार लगातार रही है। इन्होंने बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ये महंगाई को रोकने के लिए क्या काम किया यहाँ तक? मैं ये कहना चाहता हूँ 2012 से मैं रिटायर हुआ था, मैं आर्मी से हूँ और यहाँ पर रिटायर होने के बाद मैंने बीएड किया, सीटेट किया, यूसेट किया। मेरे जैसे सभी लोगों ने, जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी ने किया। इनके टाइम में जितनी भी भर्तियां निकली थी हर उसमें भ्रष्टाचार होता था। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है और जो बिल्कुल मैं चाहूंगा बिल्कुल जल्दी से जल्दी, मैं चाह रहा हूं कि 2022 में कौन से मेन मुद्दे होंगे, सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे। आरोप और प्रत्यारोप बहुत, क्योंकि राजनीति में चलते रहेंगे दौर, मुद्दे मेन और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी मुद्दे सर, मुद्दे से मुद्दे, फटाफट मुद्दे से मुद्दे। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? क्या मुद्दे होंगे? सिर्फ मुद्दे। चुनाव मुद्दे रोजगार को लेकर होगा। देखो 24,000 वैकेंसी की बात करें, सिर्फ जुमलेबाज रोजगार का ही मुद्दा होगा। क्या मुद्दा होगा सर? रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा। क्या मुद्दे होंगे? महंगाई, शिक्षा नीति। महंगाई भी मुद्दा होगा। और क्या मुद्दे होंगे सर? महंगाई, शिक्षा, रोजगार। सर, क्या 5 सालों में प्रदेश की जो योजनाएं थी, जो जिस उम्मीद पर ये सरकार आई थी 17 में उनको, कांग्रेस को हटाकर, क्या जो दावे हैं वो दावों को आप क्यों नहीं यकीन कर पा रहे हैं? क्या वजह है कि आप उन पे भरोसा आपको नहीं है और आप नई दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पे चाहते हैं कि आपको अब मौका? सर, हम दिल्ली के तर्ज पे अपना चाहते हैं कि एक बार मौका मिले। आज ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल साहब गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने जाने तक गारंटी धरातल पे आएगी, उतरेगी यहाँ? बिल्कुल उतरेगी सर, जो हम कह रहे हैं। देखिए सर, मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैं देख रहा हूं कि एक बात जैसे भाई साहब ने कही थी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, माननीय किसान उसके, उन्होंने कहा था कि संकल्प पत्र को 100% अमली जामा पहना दिया गया है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहाड़ में जिन बच्चियों ने 12वीं की परीक्षा पास की, उन्हें 2016-17 का गौरा देवी कन्यादान आज तक नहीं मिल पाया। एक वैज्ञानिक की पत्नी, पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली, प्रसव पीड़िता हमारी बहन अपना जीवन गवा देती है। ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं आज प्रदेश में चल रही है और कहते हैं कि हमने डबल इंजन की। एक साथ जवाब लेंगे सर। मुद्दे, सिर्फ मुद्दे। उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। क्या मुद्दे होंगे महिलाओं के लिहाज से? वही भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा महंगाई और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब चल रही है। महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था। हाँ, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था महिलाओं के लिए खासकर। सर, 2022 में जब जनता वोट करने जाएगी, आपको क्या लगता है उनके जहन में क्या होगा? देश की जो बीजेपी ने सुरक्षा की है, सरहदों की सुरक्षा है, वो देखी जाएगी और प्रदेश का जो विकास माननीय धामी जी कर रहे हैं उसको देखा जाएगा। यानी जो धामी जी कर रहे हैं विकास, वो देखी जाएगी। क्या जहन में होगा लोगों के? विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास के अगला चुनाव विकास के ऊपर होगा। और खटीमा मतलब जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल में फिजिशियन नहीं था, कुछ नहीं था। इस समय सभी डॉक्टर यहाँ पे फिजिशियन से लेके सभी नहीं, वो विधायक धामी जी थे, विधायक धामी जी थे और हरी सरकार जरूर कांग्रेस की, लेकिन धामी जी ने बनाया था उस वक्त। मुद्दे हैं, सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक मिनट, सबको सिर्फ मुद्दे। एक बार मुद्दे, फिर फाइनल कमेंट लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, फाइनल कमेंट लेंगे। मुद्दे क्या होंगे सर? महंगाई, बेरोजगारी
महंगाई बेरोजगारी मुद्दे होंगे सर। महंगाई है, बेरोजगारी है। जनता वोट कैसे करेगी, क्या सोच के? महंगाई को सबसे पहले देखेगी, बेरोजगारी को देखेगी, भ्रष्टाचार को देखेगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को देखेगी। चलिए, साफ तौर पर आपने सुना लोगों के जो तमाम जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों का आप देखते हैं सर। तमाम उपलब्धियों के बावजूद जो 5 साल में आप कहते हैं कि जो संकल्प पत्र में 100% हमने पूरा किया है, उन उपलब्धियों के बावजूद तमाम विपक्षी जिस तरह से बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, कैसे रास्ता देखते हैं 2022 का? देखिए, हमारा प्रदेश युवा है, हमारा विजन है कि इस उत्तराखंड को प्रदेश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। उस पे काम हो रहा है और आगे भी हम निश्चित 2022 में सरकार बनाएंगे और उसी विजन पे आगे काम करेंगे। तो यानी साफ तौर पर जो अपोजिशन है, जिनके तमाम आरोप हैं, चाहे पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, उन आरोपों के बीच जो सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं कि जो संकल्प पत्र में उन्होंने वादे किए थे, वो संकल्प पत्र उन्होंने पूरा किया है। जनता को तय करना है कि क्या 5 सालों में जो वादे उनसे किए गए थे, वो वादे धरातल पर उतरे हैं या फिर अपोजिशन जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है, उन सवालों में कहीं दम है। जो भी हो, 2022 के रन में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के जहन में क्या है और आम आदमी क्या सोचता है 2022 में, कैसी सरकार, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इसी खोज के साथ हम अगली विधानसभा में आपके साथ फिर मिलेंगे।